फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21st सेंचुरी के गोल्ड के बारे में, वीडीए दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब भारत में भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी चेंजेस होने की संभावनाएं नज़र आ रही है और हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिनको चेंज करने के लिए टैक्सेशन की अथॉरिटी ने जो क्रिप्टो के स्टेक होल्डर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे क्या क्या फीडबैक मांगा है और ये फीडबैक उनको मिड अगस्त तक देना है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन रेगुलेशन से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले ट्रेडर्स के लिए क्या क्या फायदा होने वाला है और इसके साथ ही हम बात जानेंगे कि एज ए रिटेलर्स हम इस क्रिप्टो करेंसी के महायज्ञ में कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे हम इसमें निवेशित हो सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2009 में और ये अमेरिका में लॉन्च हुई थी और सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन। फ्रेंड्स, जब से ये लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनने के कारण ये इन्वेस्टर्स की रडार में रहती है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ग्लोबली एक्सेप्टेंस की तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करके रखी है और बहुत सारी कंट्री है जो इसको रेस्ट्रिक्ट करती है। अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रियों में ये बैन है तो इसमें चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद बांग्लादेश, इराक, इजिप्ट जैसी कई कंट्रियां हैं जो इसको क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन करके रखी हुई है और इसके साथ ही रसिया जैसी कंट्री ने इसका रेस्ट्रिक्ट यूज कर रखा है। और रेस्ट्रिक्शन करने का रीजन ये है कि ये माना जा रहा है कि ये करेंसी डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो जैसे कि किसी भी देश की कोई करेंसी है, अगर हम बात करें यूएस की तो जैसे कि उसका डॉलर है तो डॉलर एक सेंट्रलाइज करेंसी है। इसका मतलब ये है कि ये एक डॉलर जो है इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय ए एजेंसी, एक सेंट्रल एजेंसी जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। फ्रेंड्स, यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, ये डॉलर को रेगुलेट करती है। वैसे ही इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, अपनी जो सेंट्रल बैंक है, वो रुपए को रेगुलेट करती है। तो इस टाइप की करेंसी को हम सेंट्रलाइज्ड करेंसी कहते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसमें कोई भी एक एंटिटी, एक ग्रुप, एक पर्सन, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ये रेगुलेट की जाती हो। तो यही कारण है कि बहुत सारी कंट्री ने इसको बैन कर रखा है क्योंकि उनको डाउट है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है और इसका यूज मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा सकता है। लेकिन बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी के चलन के कारण अब इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो इंडिया में 1.5 सीआर इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है। इवन दो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स क्रिप्टो करेंसी के इनकम पे लेने वाली कंट्री इंडिया है, उसके बावजूद भी ये इन्वेस्टरों की चाह बनी हुई है। और इसका क्या कारण हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में इस करेंसी के बारे में क्या सोचा जाता है। तो फ्रेंड, जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी, उसके बाद में 2018 में अगर हम बात करें तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद में बैंकों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में रेस्ट्रिक्शन की हिदायत दी। इसके चलते क्या हुआ कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म थे, जो ब्रोकर थे, जो कंपनियां थी, कुछ कंपनियां भारत से शिफ्ट होकर विदेशों में चले गई और जो कुछ बची हुई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनको इसमें जीत भी मिली। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप बैंकों को क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बैंकें हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इश्यूज से डरती है और यही कारण है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन नहीं है। जबकि ग्लोबली अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी को
बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर यूएस की बात करें और प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी से लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने रेगुलेशन में, और इवन जो पेंशन फंड है और म्यूचुअल फंड है वो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यही कारण है, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑफशोर जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि वहां के क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलेशन है बहुत इजी है और उनमें इतना ज्यादा टैक्सेशन न होने के कारण जो इन्वेस्टमेंट है उनका रुख दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। इसी कारण यह है कि अधिकतर लोग ऑफशोर लाइक दुबई जैसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, और दुबई अपने आप को जैसे कि क्रिप्टो का हब बोलता है। तो यही रीजन था कि गवर्नमेंट को इस रेगुलेशन में चेंज लेने का सोचना पड़ा, और वो रेगुलेशन में क्या क्या चेंज होने वाले हैं आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, पहले अगर हम बात करें इंडिया में प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी की क्या सिचुएशन है, तो लीगलिटी की बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बाई और सेल करना पूर्णतया लीगल है, और इसकी जो इनकम होती है उसमें 30% टैक्स देना पड़ता है, प्लस 1% टीडीएस भी है। और इसके साथ ही अगर इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ लॉस होता है तो इसके लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी को लेके भारत में, और यही कारण है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफशोर की तरफ देख रहे हैं, वो ऐसे ज्यूरिडिक्शन की तरफ देख रहे हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हम बात करेंगे कि लोग क्रिप्टो करेंसी में क्यों निवेशित होने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से रेगुलेशन हैं जिनके बारे में जो टैक्सेशन अथॉरिटी है उसने क्रिप्टो करेंसी के स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा है, वो भी मिड अगस्त तक। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें न्यूज के बारे में तो सीबीडीटी दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया ने जो स्टेक होल्डर है क्रिप्टो करेंसी के उनसे कुछ फीडबैक मांगे हैं। तो वो कौन कौन सी क्वायरीज है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वायरी है वो है कि जो वीडीए के रेगुलेशन है इंडिया में अभी के टाइम पे जो रेगुलेशन है क्या वो एडिक्वेट है, या फिर कोई ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडीए लॉ बनाने की जरूरत है। और यह भी पूछा गया है कि जो जब ये लॉ बन जाएगा तो उसको कौन सी एजेंसी आप सोचते हैं कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। क्या ये सेबी के अंडर में आना चाहिए, या आरबीआई के अंदर में आना चाहिए, या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आना चाहिए, या फिर FIU इंडिया के अंदर दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में आना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा है कि जो वीडीए के रेगुलेशन करंट रेगुलेशन है क्या वो एडिक्वेट है, या फिर वीडीए का अलग से कोई कॉम्प्रिहेंसिव हमें लॉ बनाना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में अभी के लिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई सेपरेट लॉ नहीं है। ये अभी FIUIND दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और इन्हीं के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो इनका फीडबैक मांगा है उन्होंने इस बात में मांगा है कि क्या क्या हम वीडीए के रेगुलेशन में लॉ में आज के समय में हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सेकंड फीडबैक की बात करें तो वो है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज मूव्ड ऑफशोर। इसका मतलब यह है कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है वो दूसरे देशों में शिफ्ट हो गया है, और वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। क्या वो टैक्स कंसर्न के कारण था, क्या वो इंडियन रेगुलेशन के कारण था, या फिर लिक्विडिटी की कमी के कारण था। और यह भी पूछा गया है कि वो कौन से ज्यूरिडिक्शन है, वो कौन सी कंट्री है जहां पे ये शिफ्ट हो रहे हैं, और शिफ्ट होने का रीजन क्या है। तीसरे फीडबैक की बात करें तो पूछा गया है हाउ वुड यू कंपेयर इंडिया वीडीए टैक्स फ्रेमवर्क विद मेजर ज्यूरिडिक्शन। मतलब इंडिया का जो वीडीए ज्यूरिडिक्शन है, इंडिया का जो वीडीए रूल्स है, उसको आप जो ऑफशोर में जो मेजर ज्यूरिडिक्शन जो कंट्रियां हैं उनसे आप कैसे कंपैरिजन करते हैं।
आपको कौन सा बेटर लगता है। उसके बाद ये पूछा है कि जो इनकम होती है उस पर तो 30% टैक्स लगता है इंडिया में, लेकिन जो लॉस होता है उसको जब हम सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये सही है, क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और इसके साथ ये पूछा है कि जो टीडीएस करता है एट सोर्स, तो क्या टीडीएस कटना चाहिए। और इसके बारे में उन्होंने ये पूछा है कि मार्केट मेकर से पूछा है कि जो टीडीएस लगता है जैसे कि म्यूचुअल फंड के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, रिटेल्स के लिए, तो क्या वो अलग अलग होना चाहिए या जो 1% लगता है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने ये पूछा है कि what measures could be considered to ensure a level playing field between domestic and offshore VD exchange। ये बोला जा रहा है कि वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इंडियन एक्सचेंज में, वीडी एक्सचेंज में किया जा सके, ताकि जो ऑफशोर में जो दूसरे कंट्री की एक्सचेंज है और अपनी इंडियन कंट्री की एक्सचेंज है उनको लेवल प्ले का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा सुधार होने की संभावनाएं हैं और ये सारे जो सुधार हैं वो बहुत ही जल्द मांगे गए हैं, मिड अगस्त तक मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की थी, ये सारे बदलाव जो पूछे गए हैं, देखने में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि बहुत जल्द इनमें रेगुलेशन में चेंजेस होने वाले हैं। ये तो केवल फीडबैक लेना मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी है। वीडीए रक्को के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन ये कहेगा कि जो इंडियन रेगुलेशंस है वीडीए के वो सही है, जबकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स इंडियन को पे करना पड़ता है अगर वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक 21st सेंचुरी का गोल्ड है। और इन्वेस्टर का रुझान इसकी तरफ क्यों है, अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा से ही एक ऐसे एसेट में अपने आप को निवेशित रखना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, जो गवर्नमेंट के बाद के द्वारा रेगुलेट नहीं होती हो। तो अगर हम बात करें इससे पहले, क्रिप्टो करेंसी से पहले जो बड़े निवेशक थे वो हार्ड गोल्ड में निवेश करते थे। गोल्ड बॉन्ड में बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बॉन्ड जो है वो भी आखिर में जो कंट्रोल होता है उसका गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो वो गोल्ड, हार्ड गोल्ड खरीदते थे, जिससे कि इन केस अगर गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि हमने कई देशों में देखा है कि गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर सकती है, अगर गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट करती है तो उसके बाद भी वो जो अमीर आदमी है वो हमेशा ही अमीर बना रहेगा, क्योंकि उसके पास में गोल्ड इकट्ठा है। तो इसी कारण, यही कारण है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इस टाइप का एक एसेट चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं हो। और यही कारण है कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इस रेगुलेशन के चेंज अगर हो जाता है तो उसके बाद इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे एक तो आपको लेवल प्ले फील्ड मिलेगा ताकि दूसरी कंट्रियों की तरह आप भी क्रिप्टो में निवेश कर सकें, और जो इतना ज्यादा टैक्स बर्डन आपके ऊपर लग रहा है क्रिप्टो में निवेश करने का वो कम हो सके, ताकि जो इन्वेस्टर्स ऑफशोर जा रहे हैं, जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, दुबई जैसे देशों में जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए, वो इंडिया के थ्रू ही निवेश कर सकें। फ्रेंड्स, मेरा मानना है आगे आने वाले दिनों में, इवन अभी भी अगर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के, इक्विटी से निकाल के, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो क्रिप्टो में निवेशित होना चाहते हैं। और अगर हम क्रिप्टो में बात करें बिटकॉइन की, तो जो सबसे सर्वमान्य एजेंट जो करेंसी है ग्लोबल, जिसका एक्सेप्टेंस है, वो मेरे हिसाब से बिटकॉइन सबसे बेस्ट करेंसी है। जो ये बिटकॉइन की मात्रा कम होने के कारण और डिमांड ज्यादा होने के कारण, जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसके कारण इसकी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और भी बहुत ज्यादा रेट हो जाएगी, क्योंकि और तो ज्यादा कोई बिटकॉइन माइनिंग की नहीं जा रही है।
तो जो आइटम है, आप समझने की कोशिश करिए कि जो आइटम है उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि और भी ज्यादा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि 1,20,000 के आसपास की रेट चल रही है बिटकॉइन की, तो आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, जैसे कि हम बताते हैं कि जब भी आप निवेश करते हो किसी में भी, चाहे इक्विटी में हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। अगर आपने सारे पैसे क्रिप्टो में लगा दिए, खुदा ना खास्ता अगर क्रिप्टो क्रैश कर जाता है, जैसे कि मैंने बताया था ये रिस्कियस एसेट है, तो अगर क्रिप्टो क्रैश करता है और वैसे भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो हो सकता है कहीं आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही लूज ना कर दो। तो हमेशा हमें एक डाइवर्सिफिकेशन की तरह देखना चाहिए इसको। हमें हर जगह पूरे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करके ही निवेश करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कोई नया रिटेल इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आप निफ्टी 50 की जो सबसे बढ़िया कंपनी है उसमें डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बनाइए। तो वैसे ही अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, जैसे कि इक्विटी में बात करते हैं, जो निफ्टी 50 की जो है वो हम मानते हैं कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में नंबर 1 पे कौन आता है, तो मेरे ख्याल से अभी बिटकॉइन है। और तो हमें अगर निवेशित करना ही है तो हमें बिटकॉइन को सिलेक्ट करना चाहिए, न कि अगर ऐसा देखा जाए तो अभी के टाइम में 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां लॉन्च हो चुकी है। तो उनमें से हो सकता है बहुत सारी करेंसीज जो है वो आगे आने वाले दिनों में आपको दिखे ही ना, और इन्वेस्टरों का पैसा फंस सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको निवेशित होना है तो नंबर 1 एसेट में करना चाहिए। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है वो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, अगर हम कंपैरिजन करें ऑल अदर क्रिप्टो करेंसीज से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।